नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की सीरीज में, ठीक है, तृतीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें विज्ञान एवं तकनीकी है और इकाई 1 के अंतर्गत हम यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक वो है विद्युत। ठीक है, विद्युत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और विद्युत के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ध्वनि, गति, वेग, त्वरण, इकाई और माप और कार्य, बल, ऊर्जा, इन सारे टॉपिक्स को पिछले लेक्चर्स में कवर कराया जा चुका है। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी या फिर यहाँ पे आई बटन पे आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक मिल रही हुई, आप वहाँ पे भी क्लिक करके उन जो वीडियोस, उन वीडियो लेक्चर है उन तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, और यदि आप उत्तर लेखन प्रयास करना चाहते हैं तो उत्तर लेखन के प्रयास के लिए हमारा ग्रुप है उत्तर लेखन विशेष। ठीक है, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे उसको ज्वाइन करने से आपको ये होगा कि आप उत्तर लेखन का प्रयास रोजाना कर पाएंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करना होता है, उत्तर लेखन का प्रयास हमारे द्वारा वहाँ पे कराया जा रहा है और आप उसमें उत्तर लेखन का प्रयास करते हैं और आपके द्वारा लिखी गई कॉपियों की जांच डेली स्तर पे, यानी रोजाना स्तर पे हमारे द्वारा की जाती है कि क्या उसमें गलत है, क्या उसमें सही है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाती है बहुत ही बारीकी से। तो आई होप आप उत्तर लेखन जो ग्रुप है उसमें जुड़े होंगे। यदि आप नहीं जुड़े तो आप उससे जुड़ सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं कि जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, पूरा पाठ्यक्रम है मध्य प्रदेश पीएससी 2020 का, वो हमारे चैनल पे कंप्लीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं विद्युत वाले जो पोर्शन है उसको। विद्युत के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है ओम का नियम। इसके अंतर्गत प्रतिरोध की निर्भरता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन, फ्यूज तार के बारे में पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और समांतर क्रम संयोजन। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव एवं उपयोग, विद्युत शक्ति, विद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव एवं व्यवहार, कुछ चालक द्रव और विद्युत अपघट इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। विद्युत सेल में प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल और फिर है विद्युत लेपन। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है, ओम का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा। जो अपनी 10th तक की क्लासेस है वहां तक तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक नियम है और बहुत ही सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ये नियम आता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम, इनका पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने तार में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाने के लिए, तार में ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक है, ये कोई तार है, इसमें यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें विद्युत धारा तथा विभवांतर के मध्य संबंध बताने के लिए एक नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार यदि किसी चालक की, यहाँ पे देखिए ये नियम किसके लिए यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शित किया, प्रवाहित विद्युत धारा, ठीक है, और उसके तथा विभवांतर के मध्य विद्युत धारा I और विभवांतर यानी V, इसके मध्य इन्होंने संबंध स्थापित किया और संबंध यानी दर्शाया। अब ये संबंध क्या था ये हम जानेंगे। इनके अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I उसके दोनों सिरों के विभवांतर यानी V के समानुपाती होती है। V के समानुपाती यानी I समानुपाती होगा V। ठीक है, ये इसका नियम है, ओम का नियम। यहाँ पे देखिए I समानुपाती V लिख सकते हैं या फिर V समानुपाती I हम लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं। ठीक, क्रम चेंज करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो हो रहा है, यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे देखिए V समानुपाती I या I समानुपाती V, तो यहाँ पे देखिए V समानुपाती I है तो बराबर हो जाएगा
आई आर, वी बराबर आई आर, ठीक है, ये हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है, ठीक है, समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे हटाते क्यों? तो क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी होती है। इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो चीजें होती है। ये लेफ्ट हैंड साइड का पक्ष है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए हमें एक इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे इक्वल लाना पड़ता है। और जब यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, ठीक है, एक नियतांक आता है। ये नियतांक है यहाँ पे आर, ठीक है, ये नियतांक क्या है यहाँ पे आर। तो आर क्या है? आर एक समानुपातिक नियतांक है जिसे धारा का प्रतिरोध रेजिस्टेंस ऑफ द करंट कहते हैं, ठीक है। ये जो धारा का प्रतिरोध है क्या हो जाएगा? V अपॉन आई बराबर आर, ठीक है। यहाँ पे आर को यहीं रहने दिया, आई को यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है। तो V बराबर आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आर, ठीक है। ये ओम का नियम है, ठीक। और यदि इसके ग्राफ की बात करें, ये देखिए V समानुपाती I है, तो यहाँ पे V और I में कोई संबंध दर्शाने वाला ग्राफ यदि हम दर्शाएंगे तो इस प्रकार से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा I और ये हो जाएगा V। तो यहाँ पे I और V में जो ग्राफ रहेगा वो आएगा 45 डिग्री का, ठीक। ये इसमें यानी ये रेखा यहाँ पे सीधी जाएगी, 45 डिग्री से सीधी निकलेगी। इन दोनों में संबंध। ओम का नियम केवल धात्वीय चालकों के लिए सत्य होता है, ठीक है। ये ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है? यदि ये पूछा जाए तो किसके लिए सत्य होता है? केवल धात्वीय चालकों के लिए सत्य होता है। और यह नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है, ठीक है, यह सार्वत्रिक नियम नहीं है। यदि चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, तो V तथा I के बीच का ग्राफ सदैव सरल रेखा होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात कर चुके हैं, ठीक है। सॉरी, यदि भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना हो तो V और I का ग्राफ सदैव सरल रेखा होता है, ये सरल रेखा, ठीक, सरल रेखा। आगे समझ में ओम का नियम। अब जानते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध यहाँ पे हमने निकाला था आर, V समानुपाती I था, यहाँ पे V बराबर I R हमने निकाला, ठीक है। और यहाँ पे R बराबर हो जाएगा क्या? V अपॉन I। यहाँ पे देखते हैं प्रतिरोध के बारे में। किसी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण होता है, किसी भी चालक की बात हो रही, ठीक है। किसी भी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ठीक है, ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक। यहाँ पे ये कोई परिपथ, यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ पे, ऐसा, यहाँ प्लस माइनस ये ले लीजिए, ये कोई परिपथ है, ठीक। यहाँ पे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे ये लगा दिया, यहाँ पे यदि प्रतिरोध लगा दिया जाए तो ये क्या करेगा? विद्युत धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करेगा, ठीक है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसका वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करता है। ये विद्युत धारा के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है, यानी इससे जाने से रोक रहा है, ठीक है। इसको बोलेंगे हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं, R से, ठीक है, R से। यहाँ पे देखिए R, V बराबर आई आर, तो यहाँ पे R क्या था? रेजिस्टेंस। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V, यदि किसी चालक के सिरों के बीच, ठीक है, सिरों मतलब सिरों की बात हुई तो एक से ज्यादा सिरे, ठीक है, तो सिरों के बीच विभवांतर V लगाने पर उसमें बहने वाली धारा I हो, ठीक है। जब यदि V विभवांतर लगाएंगे और उसमें I धारा प्रवाहित होगी तो उस चालक का प्रतिरोध होगा R बराबर V अपॉन I। ये कहाँ से आया? ये ओम के नियम से ही हमने निकाला है, ठीक है। ओम का नियम हम देख चुके हैं, उसी से R बराबर V अपॉन I हमने निकाला है इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले से, ठीक। इसका मात्रक के यदि हम बात करें तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और इसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं, ओम। ये है इसका ऐसा ही मात्रक का सिंबल, ठीक है, ये ओम, इस तरीके से दर्शाते हैं। ये लिखते क्या है? OHM, ओम इंग्लिश में, और हिंदी में ओम, ऐसा लिखते हैं, ठीक। प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पे ये प्रतिरोध डिपेंड करता है उसके बारे में हम देखते हैं।
क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतिरोध के ऊपर, और प्रतिरोध की निर्भरता यदि आपको पता हो तो इसके प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। प्रतिरोध की लंबाई पर डिपेंड करेगा ये, प्रतिरोध के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र के क्षेत्रफल पे यहाँ पे निर्भर करेगा, किस पे, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे। तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, और चौथा है तापमान पे। 4 चीजों पे डिपेंड करता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की निर्भरता किन चीजों पे है? 4 चीजों, कितनी चीजों पे है? 4 चीजों पे। किन किन पे, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में हम अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। चालक की लंबाई पर यहाँ पे R समानुपाती होता है L, R समानुपाती होता है L। मैं फिर से लिखता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया। R समानुपाती होता है L। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब R और L क्या है, यहाँ पे समझिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध यानी R, L यहाँ पे लंबाई, प्रतिरोध R है प्रतिरोध। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। इस प्रकार लंबे तार का प्रतिरोध अधिक व समान व छोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, यदि आपको दो तार दे दिए जाए, एक है लंबा तार और एक है छोटा तार। ठीक है, लंबा तार और छोटे तार में बताइए किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? तो यहाँ पे लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध समानुपाती किसके है? लंबाई के। तो लंबाई के समानुपाती है तो लंबे तार का प्रतिरोध अधिक होगा और यहाँ पे छोटे तार का प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो किस प्रकार लंबाई में ये डिपेंड करता है ये हमने देखे। अब देखते हैं चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, इसके क्षेत्रफल पे ये कैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ये है R समानुपाती 1/A, R समानुपाती होता है 1/A, या फिर इसको हम ये बोलेंगे R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के। यदि हम यहाँ पे देखिए टर्मिनोलॉजी समझिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। यदि मैं समानुपाती बोल रहा हूँ तो यहाँ पे 1/A के समानुपाती हो रहा है, और यदि व्युत्क्रमानुपाती बोल रहा हूँ तो A के व्युत्क्रमानुपाती, A के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना। समानुपाती मतलब ये सीधा सीधा चिन्ह आएगा इसमें, जैसे यहाँ पे R समानुपाती L लिखे थे ना हमने। ठीक है, ये समानुपाती है। इसी प्रकार यहाँ पे R समानुपाती, ये हमने एक चीज मान ली। ठीक है, एक क्वांटिटी मान ली, एक मान लीजिए यहाँ पे x है। ठीक, ये x मान ली, तो R समानुपाती हो जाएगा x, और x बराबर क्या ले रहे हैं? 1/A। आप कंफ्यूज होंगे, इसके बारे में छोड़ दीजिए। समानुपाती आप ये समझ लीजिए, समानुपाती ये वाला ये है, और यहाँ पे हो जाएगा R समानुपाती। R समानुपाती या फिर R किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? A के। R किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? A के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, R किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? A के। ठीक है, यहाँ पे जो अभी मैं चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा था उस पर आप दिमाग मत लगाना, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। मैं चाह रहा था कि आपको बता दूं, लेकिन नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप हो जाएंगे। यदि आप साइंस बैकग्राउंड से ना हो तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें आएगी। तो यहाँ पे देखिए, सिंपल रखिए इसे, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप कंफ्यूज हुए तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए नए तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल पे यहाँ पे डिपेंड करता है ये R यहाँ पे प्रोपोर्शनल 1/A ये हो जाएगा। ठीक है, समानुपाती 1/A, अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यहाँ पे आप क्षेत्रफल याद रखिए। चालक का प्रतिरोध उस पे अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? प्रतिरोध के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के, ये क्षेत्रफल है A, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, समझ में आ गया? दो चीजें हम पढ़ चुके हैं, लंबाई और यहाँ पे क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पे यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जितना एरिया उसका होगा प्रतिरोध का, जितना एरिया ज्यादा होगा उतनी ही कम उसका प्रतिरोध होगा। ठीक है,
इस प्रकार मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। यहाँ पे ये कोई मोटा तार है, ये ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे कोई पतला तार है, ये पतला तार है, ठीक है, ये पतला तार है, ये पतला तार है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इसमें प्रतिरोध किसका अधिक होगा, प्रतिरोध किसका अधिक होगा, यहाँ पे प्रतिरोध अधिक होगा कम क्षेत्रफल वाले का, कम क्षेत्रफल वाले का, ठीक है। तो यहाँ पे पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा, पतले तार का प्रतिरोध अधिक होगा मोटे तार की तुलना में, क्योंकि मोटे तार का क्षेत्रफल अधिक होगा। और यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब जितनी जितनी कम वहाँ पे मात्रा होगी, जितनी जितनी कम संख्या होगी, उतना ही अधिक अधिक यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड में चीज होती है, जैसे आर व्युत्क्रमानुपाती है 1/1 है, तो ए का मान जितना कम होगा आर उतना ही अधिक होगा, और ए का मान जितना ज्यादा होगा आर उतना ही कम होगा। यानी कि ए यानी यहाँ पे है एरिया, यानी ये मोटा है, ठीक है, ये तार यदि मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा, और यदि तार यदि पतला है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। आई होप आपको ये इसके इसके बारे में समझ में आ गया होगा, क्षेत्रफल पे ये कैसे डिपेंड है। तीसरा है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यहाँ पे देखिए आर यहाँ पे आर व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एन के, आर यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती है एन के। तो यहाँ पे देखिए एन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसके बारे में देखते हैं, एन की अधिकता होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा, एन की अधिकता होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। एन क्या है यहाँ पे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि यही मूव करते हैं, ठीक है, परिपथ में ये मूव करते हैं। तो यहाँ पे यदि इनकी संख्या ज्यादा होगी तो इस पे यानी इसके कारण प्रतिरोध कम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर है व्युत्क्रमानुपाती एन के, आर व्युत्क्रमानुपाती किसके है, एन के, और एन क्या है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और एन की अधिकता होने पर चालक का प्रतिरोध कम होगा। चांदी में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अतः यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। यहाँ पे चांदी सबसे अच्छा चालक क्यों है विद्युत का, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, इस कारण इसका प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगी। यहाँ पे देखिए आर व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/n, यहाँ पे संख्या जितनी अधिक होगी आर का मान उतना कम होगा। तो यहाँ पे चांदी में क्या होता है, चांदी वाली केस में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है बाकी चालकों की तुलना में, तो यहाँ पे इसलिए यह विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, सर्वोत्तम चालक है, क्योंकि ये ज्यादा प्रतिरोध नहीं दर्शाता है, ठीक। चौथा यहाँ पे हम ताप पे, ताप पर प्रतिरोध किस पे डिपेंड करेगा, ताप पे। आर समानुपाती होगा टी के, ठीक है, आर समानुपाती होगा टी के, यानी टी यहाँ पे है तापमान, तापमान, ठीक। अर्थात चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है तथा ताप कम होने पर प्रतिरोध कम होता है। इसके विपरीत यदि इसके विपरीत हम बात करें, देखो यहाँ पे देखो तापमान यदि बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। लेकिन हम इसके विपरीत यदि बात करें तो अर्धचालकों एवं विद्युत अपघट्य, अर्धचालक जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और विद्युत अपघट्य जैसे NaCl का विद्युत अपघट्य, ठीक है। तो यहाँ पे इसके विपरीत यानी यहाँ पे अर्धचालकों एवं विद्युत अपघट्यों प्रतिरोध अपघट्यों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है। यदि हम चालक की बात करें, चालक में ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो चीजें दी गई, एक तो चालक दिया गया, ठीक है, चालक के संदर्भ में आर समानुपाती होता है टी, ठीक है, चालक के संदर्भ में आर समानुपाती होता है टी। लेकिन इसके विपरीत यदि बात करें अर्धचालक में, अर्धचालक एवं विद्युत अपघट्यों में, तो उसमें प्रतिरोध का मान ताप बढ़ाने पे कम होता है, ठीक है। चार चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, किस किस पे, मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, चालक के पदार्थ की प्रकृति पे, और तापमान पे, चार चीजों पे प्रतिरोध डिपेंड करता है। ये बहुत ही हमने डीप में जान लिया है। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध हम देखते हैं। हम जानते हैं चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L,
हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चालक का प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई L और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है, इस पर ये निर्भर करेगा। किस पे? प्रतिरोध किस पर डिपेंड करेगा? L पे, यानी उसकी लंबाई पे, चालक की लंबाई पे, और चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, दो चीजों पे डिपेंड करेगा। आता है, यदि किसी चालक की लंबाई L, उसका क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोध R हो, तो यहाँ पे R समानुपाती होता है L के, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? A के। R व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? A के। तो दोनों को मिलाकर हम लिखते हैं तो ये आता है, ठीक। ये देखिए, ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले इसमें हमने 1 और 2, इस वाले कंडीशन की यहाँ पे बात हो रही है। ये देखिए, ठीक, यहाँ पे देखिए R समानुपाती होता है L के, ये समीकरण 1 है, और R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, ये समीकरण 2 है, ठीक। यहाँ पे ये दो कंडीशन को लेकर यहाँ पे बनाया जा रहा है, चालक की लंबाई पे और चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पे, ठीक है। दो चीजें यहाँ पे ने लिया है, तो हम विशिष्ट प्रतिरोध निकाल रहे हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध कैसे निकाल रहे हैं वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे लिए हैं, R समानुपाती है लंबाई के, और R व्युत्क्रमानुपाती है किसके? क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे दोनों समीकरण 1 और 2 से यहाँ पे हो जाएगा L, यहाँ पे R समानुपाती, 1 मिनट रुकिए फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा R समानुपाती हो जाएगा L, ठीक है, समीकरण 1 का L से, और अपॉन में क्या हो जाएगा? A। तो ये इस प्रकार ही आएगा, R समानुपाती हो जाएगा L अपॉन A से, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। R समानुपाती हो जाएगा L अपॉन A के। तो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह यदि हटेगा तो आप सब जानते हैं एक नियतांक आता है, समानुपाती का चिन्ह यदि हटा तो R बराबर हो जाएगा, एक नियतांक आएगा, यहाँ पे आएगा नियतांक है रो, ठीक है, रो। और यहाँ पे ये चीज पहले से है L बटे A, तो L बटे A, तो ये चीजें हो गई, ठीक, L बटे A, ये दो चीजें हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये प्रतिरोध आया, सॉरी प्रतिरोध कह रहा है, ये क्या आया यहाँ पे? नियतांक, ये नियतांक आया, ठीक। नियतांक क्या है? रो। तो रो के बारे में यहाँ पे दिए गया है, ये रो क्या है? रो है यहाँ पे अनुपातिक नियतांक है। ये वाला रो क्या है? अनुपातिक नियतांक है, जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी, ठीक है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ये दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों कंफ्यूज मत करना, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता अलग अलग चीजें हैं। प्रतिरोधकता क्या है? इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। और प्रतिरोध हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, R, ठीक है, जो V बराबर आई आर जो रहता है, यहाँ पे R बराबर V अपॉन आई, ये होता है प्रतिरोध। और यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? R बराबर रो L अपॉन A। तो यहाँ पे रो का मान हम लिख लेंगे, रो बराबर हो जाएगा RA अपॉन एल, RA अपॉन एल, यहाँ पे हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, ये इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। ये जो चिन्ह है यहाँ पे अनुपातिक नियतांक जो है, इसको हम रो बोलेंगे, रो को हम बोलेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है ओम मीटर, ठीक है। इसका मात्रक भी चेंज है, यहाँ पे देखिए मात्रक से भी आप याद रख सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में। यहाँ इसका विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम मीटर है, ओम मीटर। यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि आपको मैंने जब मापन पढ़ा रहा था, तो मापन पढ़ाते टाइम यहाँ पे निकालना बताया था कि किस प्रकार यहाँ पे हम निकालते हैं इसका किसी भी चीज का ऐसा ही मात्रक। तो देखिए यहाँ पे आर है, क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, ठीक है। आर क्या है यहाँ पर? रेजिस्टेंस, यानी हो जाएगा इसका ओम, ठीक है। आर हो जाएगा ओम, और ए बटे एल है, ए यहाँ पे क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या चीजें आती है? क्षेत्रफल में आती है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई। और लंबाई गुणित चौड़ाई किस में मापेंगे हम? मीटर में, इन दोनों को मीटर में मापेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओम समझ में आ रहा है, यहाँ पे ओम, रो बराबर, रो का मात्रक हम देख रहे हैं ऐसा ही मात्रक, तो ओम आ जाएगा, आर का हो जाएगा ओम, ए का हो जाएगा एम गुणा एम, ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और एल का हो जाएगा एम, एल यानी लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे हो गया मीटर। अब देखिए एम से एम यहाँ पे हमने काट दिए, और यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। ये मैंने आपको निकालना सिखाया है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका मात्रक से भी हम इसका डिफरेंस करते हैं ओम मीटर से। ताप बढ़ाने पर धातुओं तथा मिश्र धातुओं
धातु तो आप समझते हैं, लेकिन मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु यहाँ पे धातु प्लस धातु से मिलकर बनी होती है, या फिर धातु और अधातु को मिलकर हम बनाते हैं। धातु और अधातु को मिला के बनाते हैं, या फिर धातु और धातु को के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे बनती है मिश्र धातु। ठीक है, तो मिश्र धातु इन जो मिल रहे हैं, ठीक है, जो अवयव यहाँ पे मिल रहे हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम मिश्र धातु बनाते हैं। जैसे स्टील है, ठीक है, स्टील एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु हम एलॉय के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में एलॉय से बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, एलॉय व्हील आपने सुना होगा, एलॉय व्हील। ठीक है, गाड़ियों में एलॉय व्हील आते हैं आजकल। ठीक है, तो एलॉय ये वही वाला एलॉय, ठीक है, ये मिश्र धातु वाला है। यानी यहाँ पे है, इसका एग्जाम्पल स्टील है। ठीक है, स्टील लोहे कार्बन और अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। लोहा कार्बन होता है इसमें, और अन्य तत्व यहाँ पे होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पीतल। ठीक है, पीतल भी यहाँ पे एग्जाम्पल है, और अन्य एग्जाम्पल भी है इसके, बहुत सारे एग्जाम्पल है मिश्र धातु के। ठीक है, मिश्र धातु हम जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब वहाँ पे धातु और मिश्र धातु, अधातु, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ समझ लीजिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बता दिया है स्टील और पीतल। ठीक है, मिश्र धातुओं, यहाँ पे देखिए, हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे टॉपिक क्या था? ताप बढ़ाने पर धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, ताप बढ़ाने पे धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, तथा अर्धचालकों और विद्युत अपघट्यों की प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक, यहाँ पे अर्धचालक और विद्युत अपघट्य की प्रतिरोधकता यहाँ पे कम हो रही है। आगे समझ में, दो चीजें यहाँ पे हो रही है। ताप बढ़ाने पे धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बढ़ रही है, और अर्धचालकों और विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध यहाँ पे कम हो रहा है। ये पूछा जा सकता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करें तो कुछ पदार्थों की प्रतिरोधकता के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध ये एक ही चीज है। ठीक है, इसको हम ओम मीटर में नापते हैं या मापते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं बहुत सारे, जैसे चांदी है, एल्यूमिनियम है, लोहा, पारा, मैग्नीन, जर्मेनियम, शुद्ध जल, कठोर रबर, ये बहुत सारे पदार्थ यहाँ पे दिए गए हैं। इनकी प्रतिरोधकता यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चांदी की प्रतिरोधकता है 1.6 × 10⁻8। एल्यूमिनियम की है 2.7 × 10⁻8। लोहे की प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है इसका 10 × 10⁻8। इस प्रकार यहाँ पे अन्य जो पदार्थ दिए गए हैं उसका है। ठीक है, आप इनको, इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको पॉज करके ये टेबल आप बना लीजिए। यहाँ पे आप बहुत सारे पदार्थों के प्रतिरोधकता के बारे में आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसके बारे में जान लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट चालकता, अभी हमने विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा। अब विशिष्ट चालकता क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? इंग्लिश में इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये क्या होती है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, ये कुछ नहीं है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या व्युत्क्रम है? विशिष्ट प्रतिरोध रो का व्युत्क्रम होता है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पे रो है, इसका व्युत्क्रम होगा, उसको हम बोलेंगे उसकी विशिष्ट चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी विशिष्ट चालकता कहेंगे। इसे सिग्मा किसके द्वारा दर्शाते हैं? सिग्मा, ये होता है सिग्मा। ठीक, इसे सिग्मा के द्वारा दर्शाते हैं, सिग्मा। ठीक है, इसका SI मात्रक होता है सीमेंस प्रति मीटर, एस मीटर पर सेकंड, मीटर की घात -1। ठीक है, एस मीटर -1। ठीक है, ये होगा, यानी होगा सीमेंस प्रति मीटर, सीमेंस प्रति मीटर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पर उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध कम होने पे उसकी विशिष्ट चालकता बढ़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है? विशिष्ट यहाँ पे है प्रतिरोध, और यहाँ पे विशिष्ट चालकता। दो चीजें हैं, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट चालकता कैसे बढ़ती है? फिर से लिखता है, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पे बोल रहा है?
किसके विद्युत क्रमानुपाती बोल रहा हूँ? विशिष्ट प्रतिरोध के, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, विशिष्ट वाला प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध के विद्युत क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध यदि कम होगा तो उसकी चालकता बढ़ती है, उस चालक की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। आगे बढ़ते हैं, तापीय प्रतिरोध यानी थर्मिस्टर्स। ठीक है, थर्मिस्टर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ऐसा विद्युत प्रतिरोधक जिसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में भी तीव्रता से परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा विद्युत प्रतिरोधक जिसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में भी तीव्रता से परिवर्तन होता है, तापीय प्रतिरोधक कहलाते हैं, तापीय प्रतिरोधक कहलाएंगे। ठीक है, आगे समझिए, तापीय प्रतिरोधक किसे कहेंगे? जब ऐसा विद्युत प्रतिरोध जिसके ताप में परिवर्तन होने पर उसके प्रतिरोध में भी तीव्रता से परिवर्तन होगा। इनका उपयोग टेलीविजन सेट की पिक्चर ट्यूब में धारा परिवर्तन से फिलामेंट को सुरक्षित करने में, ठीक है, जब टेलीविजन जो होती है, ठीक है, टेलीविजन सेट में पिक्चर ट्यूब में धारा परिवर्तन से फिलामेंट को सुरक्षित करने में, जनित्र, ट्रांसफार्मर तथा विद्युत मोटर की वेल्डिंग सुरक्षा में किया जाता है। किसका उपयोग? तापीय प्रतिरोध का उपयोग। ठीक है, थर्मिस्टर्स का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं। टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये दो प्रकार से होते हैं, विद्युत जो परिपथ होते हैं उसमें दो प्रकार से संयोजन हो सकते हैं। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, मुख्यतः श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा एक और होता है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन 1, 2 और 3 प्रकार से इसको करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन दो के बारे में देखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं प्रतिरोधों का। सीरीज कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाए कि एक सिरे से दूसरा सिरा, ठीक है, मान लीजिए ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है और ये दूसरा प्रतिरोध है। ठीक है, तो एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हो, ये एक सिरा दूसरे से जुड़ा है, एक सिरा दूसरे से जुड़ा है, तो यह संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, एक सिरा दूसरे से जुड़ा हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रफ डायग्राम है। ठीक है, रफ डायग्राम है, आप इसको अन्यथा मत लेना कि नहीं तो बोलेंगे सर ऐसा कोई परिपथ होता है क्या इस प्रकार से। ये एक रफ डायग्राम है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए, ये प्रतिरोध इस प्रकार जुड़ा है, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है यहाँ पे, देखिए, तो ये हो जाएगा, कौन सा क्रम हो जाएगा? ये हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन ये कहलाएगा। इस वाले परिपथ में देखिए, यहाँ पे इसका जो सही वाला डायग्राम है वो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये परिपथ बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे ये स्विच है यहाँ पे, और यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई बैटरी लगी हुई है। ठीक है, डीसी बैटरी, प्लस माइनस का चिन्ह मैंने आपको बता चुका हूँ, डीसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारा आई इस साइड प्रवाहित हो रही है, प्लस की यानी जो धनावेश रहते हैं उसकी दिशा को विद्युत धारा की दिशा बोलते हैं, याद आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा इस ओर बह रही है, यहाँ पे ये जा रही है, ठीक है, ये गई यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये प्रतिरोध से होते हुए ऐसी आएगी। ठीक, यहाँ पे प्रतिरोध R1, R2, R3, ठीक है, ये 3 प्रतिरोध यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे किस क्रम में लगे हैं? ये यहाँ पे देखो, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है। ठीक है, एक सिरा इसका दूसरे से जुड़ा है, फिर एक सिरा दूसरे से जुड़ा है, यानी ये इस प्रकार लगे हुए। ये देखिए, पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस प्रकार R1, R2 और ये R3, ये इस प्रकार जुड़े हुए, इसको बोलेंगे हम श्रेणी क्रम। मतलब यहाँ पे एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा है, तो इस क्रम को बोलेंगे श्रेणी क्रम। ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। यहाँ पे फिर ये यहाँ पे लगे, यहाँ पे V लगे हुए हैं। ठीक, V1, V2, V3 यहाँ पे लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे फिर ये A यानी अमीटर है, अमीटर। ठीक है, अमीटर यहाँ पे हम नापते हैं, इसमें विद्युत धारा से मापते हैं, तो ये लगा हुआ है इस वाले परिपथ में। तो यहाँ पे मैं बेसिकली आपको बताने का मतलब ये है कि इस प्रकार यहाँ पे ये संयोजित होते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोध। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे, ठीक है, इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो ऐसा निकलेगा, R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। ऐसे यदि जितने होंगे प्लस
RN लिख देंगे हम यहाँ RN, यहाँ पे RN क्या हो जाएगा, RN बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध की संख्या जितनी जा रही है, ठीक है। R1 R2 R3 इनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इन सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, ठीक है। इसका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R, इस वाले परिपथ का तो हो जाएगा R1 + R2 + R3, और यदि यहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा हम संख्या बढ़ा देंगे, ठीक है। R4 है, मान लो R4 है, R5 है, तो यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे। तो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध या जिस भी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है तो इस प्रकार निकालेंगे, यदि जो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में संयोजित है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर प्रतिरोधों के अनुसार होंगे, प्रतिरोध के अनुसार इसमें विभवांतर होंगे हर सिरे में। इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, जैसा कि हम यहाँ बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस क्रम में तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ये देख चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है तथा तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ में उपस्थित सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से अधिक प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे R1 है 5 ओम का, यहाँ पे R2 है 4 ओम का, ठीक है, R3 है 10 ओम का। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो परिपथ का कुल जो प्रतिरोध आएगा ना, वो यहाँ पे इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा 5 ओम प्लस आएगा 4 ओम प्लस आएगा 10 ओम। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी ज्यादा आएगा, सबसे बड़े प्रतिरोध के मान से भी अधिक प्राप्त होगा किसका, परिपथ का, परिपथ में उपस्थित परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो, ठीक है। आगे समझ में, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 10 19, यहाँ 19 ओम हो जाएगा परिपथ का टोटल, ठीक है। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, श्रेणी क्रम में लगने वाला कुल विभव नेट पोटेंशियल भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कुल विभव के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे जो विभव लगता है भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कुल विभव के बराबर होगा। कुल विभव यदि हम इस प्रकार लेंगे तो V1 + V2 + V3 इस प्रकार आएगा, ठीक है। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के कुल विभव के योग के बराबर होगा, इसके योग के बराबर अलग अलग उन सभी का योग लेंगे तो यहाँ पे क्या क्या निकल जाएगा, कुल विभव, ठीक। फ्यूज तार का जिक्र हम यहाँ पे करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूज तार। फ्यूज निम्न गलनांक तथा उच्च प्रतिरोध का मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ एक तार है। किस कंडीशन में, निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध का, ठीक है, निम्न गलनांक है उसमें और उच्च प्रतिरोध है, इसका मिश्र धातु से, ठीक है। किस धातु से बना है, मिश्र धातु से बना एक तार है, एक तार है, क्या है, फ्यूज तार क्या है, एक तार है जो निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध का मिश्र धातु से बना हुआ है। यह ऐसा तार है जो निम्न गलनांक उच्च प्रतिरोध और मिश्र धातु से बना हुआ है, जिसका निर्माण सीसा तथा टिन धातुओं से मिलकर होता है, ठीक है, सीसा और टिन धातु से मिलकर होता है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा अति भारण यानी ओवरलोडिंग एवं धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, नहीं अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम आगे पढ़ेंगे, उसमें आपको और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव में ये यहाँ पे ये जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है ऊष्मीय प्रभाव, इसके बारे में यहाँ पे सुन लीजिए आप। फिर जब ऊष्मीय प्रभाव जब पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ पे इसको और एक बार और आप देख लेना, या फिर उसको पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ठीक है। यह एक सुरक्षा उपकरण है जो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा अति भारण यानी ओवरलोडिंग तथा लघु पतन शॉर्ट सर्किट से घरों के उपकरणों की सुरक्षा करता है, जो फ्यूज होता है। आप सभी ने अपने घरों में इसका यूज देखा होगा। इसे मुख्य परिपथ के साथ हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पे हुआ है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, इसलिए यहाँ पे इसका जिक्र हुआ फ्यूज तार का। श्रेणी क्रम संयोजन यहाँ पे दिए गए, इसलिए इसे मुख्य परिपथ में हमेशा किसके साथ जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है, फ्यूज तार को।
अब है समांतर क्रम संयोजन। पहला था श्रेणी क्रम संयोजन, अब दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखते हैं क्या होता है। जब प्रतिरोधों को समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं, ठीक है, समानांतर, समांतर यानी समानांतर, ठीक है, ये इस प्रकार संयोजित हो रहा है। एक मिनट रुकिए, फिर से मैं बनाता हूँ इसको। इस वाले चित्र में देखिए, चलिए इसको पढ़ता हूँ, फिर आपको और इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। जब प्रतिरोधों को समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है, परंतु उसमें प्रभावित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, ये इस वाले चित्र को यहाँ पे अलग से बना के बता रहा हूँ। 1 2 3 प्रतिरोध यहाँ पे दिए, ठीक है। यहाँ पे ये R1 है, R2 R3, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार ये लगे हुए, इस प्रकार ये लगे हुए, ठीक है। ये R1 हो गया, R2 R3, ठीक है। यहाँ पे ये परिपथ है। तो इस प्रकार यदि ये लगा है, ठीक है, समांतर क्रम में लगा है या फिर पार्श्व क्रम, समांतर या पार्श्व क्रम इसको बोलते हैं। ये इस क्रम में लगा है, ठीक है। एक बिंदु है, एक बिंदु से ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ठीक है। इन दोनों बिंदु से सारे जो प्रतिरोध है वो जुड़े हुए हैं। ये R1 इससे जुड़ा है, R2 इससे जुड़ा है, R3 इससे जुड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इस क्रम को हम बोलेंगे समांतर क्रम। इसमें क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। विभवांतर भी यहाँ पे सभी में समान होगा, ठीक है, परंतु उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। इसमें जो धारा प्रवाहित होगी ना, हर हिस्सा, ठीक है, यहाँ पे होगी R1 कह रहा I1। इस वाले चित्र में देखिए, यहाँ पे ये धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ तक गई I, यहाँ पे I के फॉर्म में आ रही है, यहाँ भी I के फॉर्म में आ रही है। लेकिन जब यहाँ से जा रही है, ठीक है, प्रतिरोध वाले रास्ते से जा रही है, तो यहाँ पे I1 लिखा गया है, I2 लिखा गया है, I3 लिखा गया है ना। इसका मतलब ये है कि ये उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान भिन्न भिन्न होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध जब हम निकालेंगे, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तो तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R3, 1/R बराबर 1/R1, 1/R2, 1/R3, इस प्रकार होगा। ये इसका तुल्य प्रतिरोध ऐसे निकालेंगे। ये मैथमेटिकल ये आता है, मैथमेटिकल फॉर्म से आता है, ये पूरा डेरिवेशन इसका आता है। लेकिन यहाँ पे आप ये याद रखिए, समांतर है यानी 1/R में है, ठीक है। आप यदि सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आपको ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ याद रखिए कि यदि श्रेणी क्रम है तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार निकालेंगे श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। और यदि समांतर में है तो 1/1 में लिख दीजिए, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस आप इतना याद रख लीजिए, ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये पर्याप्त है इतना। तो यहाँ पे देखिए, इसके बारे में और देखते हैं। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ये ठीक है, सभी व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा, तथा परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों से कम होता है। परिपथ में उपस्थित जितने प्रतिरोध होंगे उससे कम होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ज्यादा हुआ था, ये देखिए, यहाँ वाले कंडीशन में ज्यादा हुआ था। मैंने R1 R2 R3 यहाँ पे लेके दिखाया था। यहाँ पे 5 4 10 लिए थे, ठीक है। तो 10 से ये अधिक आ रहा था, जो हाईएस्ट वाला था उससे अधिक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कम, परिपथ में उपस्थित प्रतिरोधों से कम होता है, ठीक है। अब समांतर क्रम का उपयोग हम कहाँ पे देखते हैं? समांतर क्रम का उपयोग हम हमारे घरों में, बल्ब में, ट्यूबलाइट, पंखे आदि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। यहाँ पे इसका हम उपयोग देखते हैं। किसका? समांतर क्रम संयोजन का। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का उपयोग हम घरों में बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि यहाँ पे जोड़ते हैं, ठीक है। आदि ये क्या होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े रहते हैं, जिसका ये उपयोग है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या होता है? साधारण अनुभव की बात है कि जब हम विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करते हैं, आपने देखा विद्युत बल्ब में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रकाश देने लगता है, ठीक है। कोई भी लाइट, किसी भी लाइट में जब हम चालू वाला लाइट होना चाहिए, तो विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित करते हैं तो वह प्रकाश देने लगता है, ठीक है, प्रकाश देता है। थोड़ी देर के बाद बल्ब को छूने पर वह गर्म लगता है।
आपने महसूस किया होगा, आप जब लाइट वगैरह चेंज करते होंगे, ठीक है, लाइट फ्यूज़ हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो अब लाइट फ्यूज़ हुआ था उसको निकालते होंगे या फिर कुछ कर रहे होंगे और कुछ कारण से कर रहे होंगे, तो जब उसको निकालते हैं तो आपने उसको छूकर देखा हो तो वो गर्म गर्म महसूस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, गर्म महसूस हो, या तो खराब नहीं भी हो वैसे भी आप छू के देखेंगे उसको थोड़ी देर बाद तो क्या होगा, गर्म लगता है। इसी प्रकार चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके गर्म होकर ऊष्मा देने की प्रक्रिया जो होती है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाती है। इसी प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार बल्ब वहां पे गर्म हो रहा है ना, उसी प्रकार जब हम चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके गर्म होकर ऊष्मा देने की प्रक्रिया प्रक्रिया विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाएगी। ठीक है, जो जो चालक तार गर्म हो रहा है ना, उसी को हम बोलेंगे क्या, ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, माना आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, आर प्रतिरोध है यहाँ पे, और आर प्रतिरोध के एक प्रतिरोधक में आई धारा टी समय तक प्रवाहित की जाती है तथा प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V आरोपित किया गया है। तब प्रतिरोधक में टी समय में विद्युत धारा I द्वारा उत्पन्न ऊष्मा H बराबर हो जाएगी आई स्क्वायर आर टी। ये इसका फॉर्मूला है, किसका, ऊष्मीय धारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यहाँ पे H हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा कितना, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है यहाँ पे, आई है यहाँ पे विद्युत धारा, ठीक है, आर है प्रतिरोध, और आई है और यहाँ पे टी है क्या, टी है समय, टी यहाँ पे समय है। और ये ओम के नियम V बराबर आई आर से निकला है। आप ये कैसे निकला है ये आपके लिए आवश्यक नहीं है, मतलब जो मैकेनिज्म है वो आपके लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन किससे निकला है आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ओम के नियम से यहाँ पे निकला है। और ये यहाँ पे है H बराबर, ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, जहाँ पे H हम ऊष्मीय प्रभाव देखेंगे, और I है, I विद्युत धारा, R है यहाँ पे प्रतिरोध, और T है यहाँ पे समय। ठीक है, आगे समझ में। इसका उपयोग हम कहाँ देखते हैं, ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम कहाँ देखते हैं, विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत प्रेस में हम करते हैं। ठीक है, प्रेस भी हीट होती है, प्रेस गर्म होती है तब जाके कपड़े वहां पर प्रेस कर पाती है। ठीक है, विद्युत हीटर में भी ये यही कंडीशन होती है। घरेलू उपकरण, बहुत सारे घरेलू उपकरण में होती है। विद्युत बल्ब में भी होती है। घरों में उपयोग होने वाले फ्यूज तार में, ठीक है, फ्यूज तार के बारे में वहां पे जिक्र हुआ था ना, फ्यूज तार में ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूज तार में हम ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम देखते हैं। ठीक है, और फ्यूज तार श्रेणी क्रम में हमेशा लगा होता है, श्रेणी क्रम। ये देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन के बाद श्रेणी क्रम में ये लगा होता है। ठीक है, हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। ठीक, ये हमने पढ़ चुके हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे चलते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम देखते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है, ठीक है, जिन पदार्थों में से विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है वे विद्युत के चालक यानी कंडक्टर कहलाते हैं। और जिसमें नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं, कुचालक। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है सुगमता से, तो वो क्या कहलाएंगे, विद्युत के कुचालक। ठीक है, जो रोक लेते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोक देते हैं, वो कहलाएंगे कुचालक। और विद्युत के चालक क्या होते हैं, जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक होता है। ठीक है, अनेक द्रव विद्युत के चालक होते हैं, बहुत सारे द्रव होते हैं जो विद्युत के चालक होते हैं। विद्युतीय व्यवहार के आधार पर द्रव तीन प्रकार के होते हैं। विद्युतीय व्यवहार के आधार पे, किसके आधार पे, विद्युतीय व्यवहार के आधार पे जो ये द्रव होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला कुचालक द्रव, दूसरा चालक द्रव, तीसरा है विद्युत अपघट्य। ठीक है, तीनों के बारे में हम देखते हैं। पहला है कुचालक द्रव यानी इंसुलेटर लिक्विड। इन द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, या विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे वनस्पति तेल या आसुत जल, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। चालक द्रव यानी कंडक्टर लिक्विड की बात करें तो इन द्रवों में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा विद्युत धारा के प्रवाह से इनकी प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पारा एक चालक है। ठीक है, पिघली हुई धातु चालक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एग्जांपल है चालक द्रव के। ठीक, तीसरा है विद्युत अपघट्य।
इलेक्ट्रोलाइट वे विलयन जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, वे विलयन जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तथा वे अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। जब हम किसी विद्युत मान लीजिए कोई विलयन है, विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होगा। ये कोई विलयन है, यहाँ पे वो लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड। ठीक है, यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे विद्युत अपघट्ट में जो विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इस वाले परिपथ में प्रवाहित करेंगे तो इसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा तथा वे अपने आयनों में अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे NaCl का यहाँ पे, ठीक है, NaCl का विद्युत अपघट लिए तो Na+ और Cl- में ये अपघटित होंगे। ठीक है, इस प्रकार ये अपघटित होंगे। या फिर कॉपर सल्फेट का हम लेते हैं, ठीक है, जिंक सल्फेट का इस प्रकार यदि हम वो लेते हैं क्या विद्युत अपघट, तो वे अपने अपने आयनों में विभक्त होंगे, प्लस और माइनस में, प्लस और माइनस में। ठीक है, इस प्रकार तो ये क्या क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे अम्ल, क्षार, अम्लीय लवण, अम्लीय जल, साधारण नमक जैसे NaCl का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये है विद्युत अपघट्ट। ठीक है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव हम देखते हैं। किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आयनों में अपघटित होने की प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन। किसी द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके आयनों में अपघटित होने वाली प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहते हैं तथा विद्युत धारा के उस प्रभाव को जिसके कारण विद्युत अपघट्यों में विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, तथा विद्युत धारा के उस प्रभाव को जिसके कारण विद्युत अपघट्यों में विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया होती है, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। आगे समझ में। सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। जो सेल होते हैं ना, सेल, वो क्या करते हैं, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करते हैं। शक्ति हम देखेंगे, इलेक्ट्रिक पावर। सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए, सेल द्वारा परिपथ में, कोई विद्युत परिपथ है उसमें प्रवाहित धारा के लिए कार्य करने की दर, ठीक है, पहले तो ये समझिए कार्य करने की दर को शक्ति हम कहेंगे। ठीक है, यहीं पे इसी के बारे में विद्युत के संदर्भ में यहाँ पे क्या कह रहा है कि सेल द्वारा परिपथ में प्रवाहित धारा के लिए कार्य करने की दर अथवा एकांक समय में दी गई ऊर्जा उस परिपथ की विद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, जिसकी परिभाषा है। ठीक है, इसे पावर से प्रदर्शित किया जाता है तथा विद्युत शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वॉट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल प्रति सेकंड या वॉट। विद्युत शक्ति P बराबर हो जाएगा विद्युत विभव गुणित विद्युत धारा, विद्युत विभव गुणित विद्युत धारा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। विद्युत विभव V गुणित विद्युत धारा I, विद्युत शक्ति P को हम नापेंगे, P बराबर V इंटू I। ठीक है, ये इस प्रकार होगा। 1 वाट शक्ति से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, 1 वाट शक्ति से तात्पर्य ये है 1 एम्पियर धारा का 1 वोल्ट विभवांतर से प्रवाहित होना, 1 एम्पियर धारा का 1 वोल्ट विभवांतर से प्रवाहित होना क्या कहलाता है, 1 वाट शक्ति, 1 वाट शक्ति। ठीक है, ये कहलाता है। 1 वाट कितना होता है, 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट गुणित 1 एम्पियर बराबर 1 वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे HP देखेंगे, 1 HP का मान कितना होता है, हमने हॉर्स पावर का नाम सुना है ना, हॉर्स पावर। ठीक है, 1 HP की मोटर, हम मोटर में हम ज्यादा सुनते हैं 1 HP की मोटर है तो उसमें कितने वाट होंगे, इसमें मतलब कितने वाट, कितनी शक्ति होगी, ये पावर नापते हैं इसमें, तो 746 वाट, 746 वाट उसमें होते हैं 1 HP में। ठीक है, आगे समझ में, आगे बढ़े। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किसी विशिष्ट क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के विस्तार की माप है। विद्युत फ्लक्स किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट क्षेत्र के विस्तार की माप होता है। और यहाँ पे विद्युत फ्लक्स किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, जो विद्युत फ्लक्स होती है वो क्या होती है, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं ये आ रही, ये रेखाएं, यहाँ पे कोई है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये काल्पनिक पृष्ठ है, यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे क्या होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या के समानुपाती होती है। यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसकी प्रकृति कैसी है? अदिश। ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर होगा या तो न्यूटन मीटर का वर्ग प्रति कूलाम होता है। इसे फ्लक्स ई, इसको फाई बोलते हैं, फाई, एफ फाई ई, यानी इसको हम बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। ये ई लग गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इसको हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखते हैं इसमें जो लाइन है, जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, वो कब अंदर घुसेगी, कब इसका समांतर समांतर जाएगी इस पृष्ठ के, और कब ये क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलेगी। ठीक है, ये देखिए। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का हो, पहले तो आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए ई ए कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये होता है फ्लक्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फाई है फ्लक्स, ई है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए है एरिया, और कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे यहाँ पे कॉस थीटा इस फॉर्मूले में है। यहाँ पे देखिए ए को हम लिख सकते हैं जब परिवर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है। यहाँ पे ये जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, इसमें ये मैथमेटिकल चीज़ें, यदि आपको समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इतनी चीज़ें जो बताएं हैं, आप इतना याद रखिए। ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा एज देने के लिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स डेल फाई होगा। डेल फाई का मान यहाँ पे परिवर्तन जब होता है। ठीक है, डेल का मतलब होता है परिवर्तन। यहाँ पे डेल फाई हो गया, डेल फाई ई बराबर हो जाएगा कितना? ई डेल एस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे ए को हम क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं डेल एस। ठीक है, डेल एस। यहाँ पे ये मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी से आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ए जब होगा, ए यहाँ से होगा क्या? ए उसकी ए यानी ए क्षेत्रफल है, और यहाँ पे ए को जब परिवर्तित रूप में लिखते हैं तो डेल एस लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल फाई ई बराबर हो जाएगा कितना? ई डेल एस कॉस थीटा। यही हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पृष्ठ रेखाएं जो जा रही है वो कब समांतर गुजरेगी, कब पृष्ठ में प्रवेश करेगी, और कब वहाँ पे ये समांतर होगी, और कब पृष्ठ में प्रवेश करेगी इस वाले पृष्ठ में, और कब ये रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो रही है। थीटा है यानी यहाँ पे है कोण के अनुसार यहाँ पे होगा। ठीक है, जब 90 डिग्री, जब यहाँ पे थीटा यानी कोण, इन बल रेखाओं जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का कोण यहाँ पे 90 अंश होगा, तब यहाँ पे फ्लक्स शून्य होगा। अर्थात फ्लक्स जब शून्य होगा, इसका मतलब क्या होगा? समांतर होगी। जो क्षेत्र रेखाएं डेल एस के समांतर होगी, यानी इस वाले जो काल्पनिक पृष्ठ है इसके समांतर होगी, इसके काल्पनिक पृष्ठ के डेल एस के समांतर होगी। ठीक है, ये क्यों होगी? यहाँ पे 90 थीटा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? 90 डिग्री का मान होता है 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले में रखिए, cos 0 का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स ई का मान हो जाएगा 0। फ्लक्स ई का मान हो जाएगा कितना? 0। इस कंडीशन में क्या होगी? इस कंडीशन में जो बल रेखाएं हैं, जो क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, क्षेत्र रेखाएं क्या होगी? वो समांतर होगी, पृष्ठ के डेल एस के समांतर होगी। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखते हैं, जब 90 डिग्री और 90 अंश और 180 अंश के बीच हो, जो बल रेखाएं हैं, सॉरी बल रेखाएं नहीं, बार बार बल रेखाएं बोल रहा हूँ, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, तब जो फ्लक्स होगा ऋणात्मक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है, थीटा यानी कोण 90 और 180 के बीच है, और 90 और 180 के बीच का मान कितना होता है? 90 और 180 के बीच का मान इस वाले टेबल में देखिए, कॉस में, ये कॉस है, कॉस में 90 और 180 के बीच का जो मान रहेगा वो कितना होगा? माइनस में होगा। ऋण 1/2, ऋण 1/2, ऋण 1/2 करनी 2, ऋण करनी 3/2। तो ये क्या है? ऋणात्मक है।
तो यहाँ पे जब माइनस होगा अर्थात तब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करेगी। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं वो पृष्ठ में प्रवेश करेगी। तीसरी कंडीशन है जब 0 अंश और 90 अंश के बीच में हो, जब 0 अंश और 90 अंश के बीच में होगी ये बल रेखाएं, तब जो फ्लक्स होगा धनात्मक होगा, अर्थात तब क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे धनात्मक कब होगा, जब 0 अंश और 90 अंश के बीच में होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले टेबल में, सॉरी, 0 और 90 इसके बीच यहाँ पे सारे पॉजिटिव वैल्यू से धनात्मक मान है। यहाँ पे करनी 3/2, 1 करनी 2, 1/2। ठीक है, यहाँ पे 30, 45 और 60 का जो मान है वो सारा धन में है। इस प्रकार यहाँ पे क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ से बाहर जाएगी यदि ये फ्लक्स धनात्मक होगा। और धनात्मक कब होगा, जब ये कोण होगा, ये किस कोण से आ रही होगी, ये क्षेत्र रेखाएं ये आ रही होगी 90 और 0 के बीच में। ठीक है, आगे समझ में, यदि आगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना आप रख सकते हैं, इतना समझ सकते हैं। ठीक, इस वाली स्लाइड में जितना बताया। गॉस का नियम, गॉसेस नियम, ये गॉस का नियम हम देखते हैं। गॉस का नियम स्थिर विद्युत में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स एवं पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, ठीक है, किसमें, बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स और पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश के संबंध में एक संबंध प्रदर्शित, इन दोनों के बीच में एक संबंध प्रदर्शित करता है। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है, कि इस नियम के अनुसार क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/f0, यहाँ पे 1/E0 गुना होता है। इसको एप्सन नॉट बोलते हैं, एप्सन नॉट, E0 को एप्सन नॉट बोलते हैं, या फिर आप इसे E0 के नाम से याद रख लीजिए। 1/एप्सन नॉट गुना होता है। ठीक है, कुल आवेश कितना होगा, 1/एप्सन नॉट गुना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो भी आवेश रहेगा यहाँ पे, जो भी बंद पृष्ठ से गुजरेगा उसका फ्लक्स कितना होगा, उसके फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/एप्सन नॉट गुना होगा। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए। यहाँ पे ये फॉर्मूले की आपकी आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी लेवल हो जाएगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत विभव, सॉरी, विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ये क्या होता है, दो समान परिमाण तथा परस्पर विपरीत आवेशों, दो समान परिमाण और परस्पर विपरीत आवेश है। ठीक है, परिमाण उनके समान है लेकिन आवेश विपरीत है, प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसके युग्म जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, इनके युग्म है जो एक दूसरे को दूरी पर स्थित है, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में, दो समान परिमाण तथा परस्पर विपरीत आवेश है, समान परिमाण है इनका लेकिन परस्पर विपरीत है ये आवेश। इनके युग्म, इनके युग्म जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहलाती है। ठीक है, जो ऋण आवेश और धन आवेश की दिशा विद्युत द्विध्रुव की दिशा कहलाती है, और ऋण आवेश और धन आवेश यानी ऋण क्यू और धन क्यू की अवस्थितियों के मध्य बिंदु को द्विध्रुव केंद्र कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, द्विध्रुव केंद्र। इन दोनों के मध्य जो बिंदु होगा, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये है, इनके बीच की दूरी r है, यहाँ पे हो गया माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे मध्य बिंदु इसका द्विध्रुव केंद्र कहलाएगा, ये कहलाएगा द्विध्रुव केंद्र, द्विध्रुव केंद्र। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेश के मध्य की न्यूनतम दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा, आघूर्ण। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या कहलाएगा, किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य की न्यूनतम दूरी, कोई भी एक आवेश का मान यहाँ पे ले लेंगे और इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, यहाँ पे r लिए थे और यहाँ पे a लिए गए, यहाँ पे a ले लीजिए। ठीक है, इनके बीच की दूरी a है।
इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी a है, ठीक है। तो अब क्या कंडीशन बनेगी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो ये होगा इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा किसके गुणनफल के बराबर, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य न्यूनतम दूरी के गुणनफल के बराबर होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वाली P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2a, ठीक है। Q बराबर P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a, ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, यह डिवाइस है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये डिवाइस या ये युक्ति है, ये कहलाती है विद्युत सेल। विद्युत सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल होता है और एक होता है द्वितीयक सेल यानी प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल। देखते हैं क्या होते हैं। प्राथमिक सेल वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती है। अनुत्क्रमणीय यानी दोबारा उनको रिपीट नहीं किया जा सकता, अर्थात इन सेलों को एक बार उपयोग में लाने के बाद इन्हें पुनः अवशोषित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं या फिर ये सेल प्राथमिक सेल कहलाते हैं, जिनको सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है और उनमें अनुक्रमणीय प्रक्रिया नहीं की जा सकती, जैसे शुष्क सेल, लैप्लासी सेल, वोल्टी सेल, डेनियल सेल आदि, ठीक है। इसका प्राथमिक सेल का एग्जाम्पल ये देखते हैं, जो हम घड़ी यूज करते हैं, घड़ियों में जो सेल रहते हैं, ठीक है, वो होते हैं प्राथमिक सेल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इनको एक बार हम जो यूज करते हैं, एक बार यूज करते हैं तो उसको दोबारा अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाएंगे किसके, प्राथमिक सेल के एग्जांपल, शुष्क सेल, लैप्लासी सेल, वोल्टी सेल और डेनियल सेल। द्वितीयक सेल वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, अर्थात इन सेलों को एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, ठीक है। एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः आवेशित किया जा सकता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे सीसा संचयक सेल, नीफे सेल, ये किसके एग्जाम्पल है, द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल है। इन सेलों में विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को पहले रासायनिक ऊर्जा में के रूप में संग्रहित कर लिया जाता है। फिर इसके पश्चात जब सेल से धार निकाल ली जाती है, तब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पहले विद्युत ऊर्जा थी, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हुई, ठीक है। यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर ली हमने, किसमें, सेल में। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर ली किसमें, सेल में। उसके पश्चात जब सेल से जब धारा हम निकाल लेंगे, ठीक है, जो करंट वहां से फ्लो हो रहा है तो वो हम निकाल लेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए ये कोई बैटरी है, ठीक है, बैटरी में हमने विद्युत दिए, ठीक है, विद्युत दिए, तो इसमें क्या होगी, ये रासायनिक रूप में हो जाएगी। ये रासायनिक रूप में ये यहाँ पे संग्रहित कर लेगा ये ऊर्जा को, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब इसमें हम देना बंद कर देंगे, विद्युत देना बंद कर देंगे, तो ये रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर देगा। ये कंडीशन होती है द्वितीयक सेल में, यानी जो सेकेंडरी सेल होते हैं उसमें। इसका मतलब ये है कि इनमें ये जो अभिक्रिया है उसमें उत्क्रमणीयता का गुण ये दर्शाती है, ठीक है। ये सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, अर्थात इन सेलों को एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः अवशोषित किया जा सकता है, यही होते हैं द्वितीयक सेल, ठीक है। आगे समझ में, आगे चलें। इसमें यहाँ पे धन इलेक्ट्रोड, ऋण इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघट्ट और विध्रुवक दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेनियल सेल में धन इलेक्ट्रोड क्या होता है, लैप्लासी सेल में क्या होगा, शुष्क सेल में क्या होगा, इस प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हैं। धन इलेक्ट्रोड की बात करें, डेनियल सेल में होगा तांबे का बर्तन हो सकता है, ठीक है। लैप्लासी सेल में धन इलेक्ट्रोड कार्बन की छड़ हो सकती है, और धन इलेक्ट्रोड शुष्क सेल में पीतल की टोपी लगी हुई कार्बन की छड़ हो सकती है, ठीक है। ऋण इलेक्ट्रोड क्या होगा, जस्ते की छड़ होगी, जस्ते की क्षण लैप्लासी सेल में भी होगी, डेनियल सेल में जस्ते की क्षण होगी, लैप्लासी सेल में जस्ते की क्षण होगी, और शुष्क सेल में भी जस्ते का खोल होगा। विद्युत अपघट्ट में जो है उसमें डेनियल सेल में क्या होगा, तनु H2SO4, ठीक है। लैप्लासी सेल में NH4Cl का विलयन, शुष्क सेल में NH4Cl की लुगदी।
द्विध्रुवक, कॉपर सल्फेट का विलयन डेनियल सेल में, इलेक्ट्रॉनिक सेल में यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, शुष्क सेल में होगा मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये भी इसमें होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लाटिंग। ठीक है, ये क्या होती है? लोहे से बने पात्रों को जंग से बचाने व उनकी सतह को सुंदर व चिकना बनाने के लिए उन पर क्रोमियम या निकेल धातु की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, लोहे से बने पात्रों में जंग लगती है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी सतह को चिकना और सुंदर बनाने के लिए क्रोमियम या निकेल धातु की परत चढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं विद्युत लेपन। ठीक है, इसी प्रकार चांदी या अन्य धातु से बने आभूषणों में सोने की चमक लाने के लिए उन पर प्रायः सोने का लेपन किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर दूसरी धातु का लेपन करने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन की जो परिभाषा वो यहाँ पर निकल के आ रही है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा, किसके द्वारा? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव द्वारा एक धातु की सतह पर दूसरी धातु का लेपन करने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। आगे समझ में? विद्युत लेपन विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत लेपन किसके सिद्धांत पर आधारित होता है? विद्युत अपघटन। ठीक है, धातु की जिस वस्तु पर लेपन यानी कलाई होती है, जिस वस्तु पर लेपन करना होता है, उसे अच्छी तरह साफ करके उचित विद्युत अपघट्य में कैथोड के स्थान पर लटका देते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट होता है उसमें, ये विद्युत अपघट है, इसमें कैथोड और एनोड होते हैं, इसमें दो चीजें। ठीक है, कैथोड माइनस यानी ऋणावेश होता है इसमें, और जो एनोड होता है उसमें धनावेश होता है। तो यहाँ पे कैथोड के स्थान पे इसको लटका देते हैं। ठीक है, जिसपे क्या होना है, लेपन करना है, तो यहाँ पे कैथोड के स्थान पे लटका देते हैं। जिस धातु का लेपन करना होता है उसे उसके प्लेट को एनोड के स्थान पे लटकाते हैं। एनोड, ये एनोड है, धनावेश। ठीक है, जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, एनोड के स्थान पर लटका देते हैं। जब विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड स्थान पर प्रयुक्त धातु की प्लेट घुलने लगती है। ये जो एनोड होता है वो घुलने लगता है और उसकी परत कैथोड पर वस्तु पर जाने लगती है, ये यहाँ पे जाने लगती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस वाले चित्र में फिर से बताता हूँ आपको, ये है यहाँ पे कैथोड है, विद्युत अपघट्य में कैथोड होता है, एनोड होता है। ठीक है, ये यहाँ पे विद्युत अपघट्य है। यहाँ पे कैथोड वाले उसको रखेंगे जिसमें विद्युत लेपन होना है, इसमें लेपन होना है, और यहाँ पे जिसका लेपन करना है, जिस धातु का लेपन करना है, पहली धातु में दूसरी धातु का लेपन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैथोड वाले में उस धातु को रखेंगे जिसमें लेपन होना है, और एनोड में वो रखेंगे जिसका लेपन करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा एनोड घुल के किसमें जमने लगेगा, कैथोड में। ठीक है, ये जमने लगेगा कैथोड में। इस प्रकार विद्युत लेपन होता है। ठीक है, आगे समझिए विद्युत लेपन। इसका उपयोग हम जंग से बचने के लिए करते हैं। ठीक है, धातु को जंग से बचाने के लिए हम करते हैं। आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। हमने बहुत सारी चीजें आज डिस्कस की, विद्युत लेपन, विद्युत सेल, द्विध्रुव आघूर्ण, गॉस का नियम, और यह विद्युत फ्लक्स, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, समांतर क्रम संयोजन, फ्यूज, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध, और ओम का नियम। इतने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और यदि आप हमारे उत्तर लेखन ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उत्तर लेखन ग्रुप से जुड़ जाइए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहाँ पे रोजाना उत्तर लेखन का प्रयास करेंगे और जिसकी मॉनिटरिंग, जिसकी समीक्षा हमारे द्वारा लगातार की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।